एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर मैं यशवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, कुछ पार्ट को। फर्स्ट यूनिट का नाम है भारतीय सामाजिक संरचना एवं रचना। गांव, कस्बा, नगर, इसके अलावा है ग्रामीण, नगरीय संपर्क। यह आपके फर्स्ट यूनिट में इतना है। आज हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि भारतीय सामाजिक जो संरचना है, संरचना और रचना के बारे में आज जानेंगे कि है क्या। तो संरचना का अर्थ होता है कि बाहर से जैसा वह दिखाई देता है उसको हम संरचना कहते हैं, स्ट्रक्चर। और जो कंपोजिशन है, रचना, कंपोजिशन या रचना से तात्पर्य है कि उसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। तो अगर यदि हम भारत की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, तो भारतीय समाज में क्या क्या चीजें हैं, उसका स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो बाहरी तौर पर अगर यदि हम देखें तो उसको हम देख सकते हैं कि भौगोलिक आधार पर उसका विभाजन हो सकता है। भौगोलिक आधार। सेकंड नंबर पर जब हम बात करेंगे तो ये है धार्मिक आधार पर देख सकते हैं कि किन किन संप्रदायों के लोग रहते हैं, धार्मिक आधार पर। तीसरा लिख सकते हैं जातीय आधार पर। चौथा भाषाई आधार पर। इसके अलावा हम देख सकते हैं पांचवा जो है कि प्रजातीय आधार पर, कि कौन कौन सी प्रजातियां यहां भारत में हैं। तो अगर यदि हम बात करें जातीय आधार पर, भौगोलिक आधार पर, इसको 4-5 भागों में बांटा जा सकता है। धार्मिक आधार पर हम देखें तो मेनली जो है कि भारत में जो धार्मिक आधार पर है उसमें जो जनसंख्या होती है वह होती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध तथा पारसी। इसमें सबसे ज्यादा भारत में जो जनसंख्या होती है वह हिंदुओं की जनसंख्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज कैसा है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज जो है प्रकाश डालेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें कंपोजिशन की, तो हम भौगोलिक आधार पर देख सकते हैं, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, भाषाई आधार पर, प्रजातीय आधार पर हम इन चीजों को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है या कौन कौन सी। जैसे जातीय आधार पर अगर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी जातियां जो है कि भारत में पाई जाती हैं। धार्मिक आधार पर हम देख लें कि कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं। भौगोलिक आधार पर देख सकते हैं कि इसका वितरण किस प्रकार से हो सकता है। भाषाई आधार पर भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। प्रजातीय आधार पर यह है कि किन किन प्रजातियों के लोग यहाँ पर भारत में जनसंख्या पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है कि हम बाहरी तौर पर इसकी संरचना को देख सकते हैं। और जब हम रचना की बात करते हैं कि उसमें कंपोजिशन, तो अगर यदि हम धार्मिक आधार पर, हमने कहा है कि मैंने अगर ये देखा जाए तो हिंदू समाज को अगर ये देखना है तो हमें किस तरह से देखना होगा, तो वह हम जो है कि देखते हैं भारतीय समाज में हमने बताया कि धार्मिक आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। तो हिंदू समाज या हिंदू कल्चर कैसा रहा है, तो उसके बारे में अगर यदि हम भारतीय समाज में अगर हिंदू समाज को अगर यदि या हिंदू संप्रदाय के लोगों को अगर यदि हम जानना चाहते हैं तो उसमें जो है कि हम देखते हैं कि अगर प्राचीन भारत की बात करें तो उसमें आश्रम व्यवस्था था,
दूसरा जजमानी प्रथा थी। उसके बाद से जजमानी प्रथा हो गया, आश्रम व्यवस्था हो गया। उसके बाद से हम देख लेते हैं पंच ऋण की बात की गई है, और इसके अलावा और भी विशेष है। तो मेनली आज हम जो चर्चा करने चल रहे हैं वो आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो उसमें क्या है, चौथे नंबर पर हम इसको देख लेते हैं, जाति व्यवस्था या जातियां पाई जाती हैं, तो हम उसको भी देखेंगे, जाति व्यवस्था। पांचवें नंबर पर हम देख लेंगे वर्ण व्यवस्था इत्यादि। अब आश्रम व्यवस्था क्या होती है, तो हिंदू कल्चर में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदू कल्चर में, हिंदू समाज में जो आश्रम व्यवस्था थी वह मनुष्य के जीवन को 100 साल मान करके उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें जो पहला है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है संन्यास आश्रम। जब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वर्ण व्यवस्था थी वह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के बच्चे के लिए ये था कि यह 8 साल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा, जब वो 8 वर्ष का होगा तब। क्षत्रिय के लिए था कि जब उसका बच्चा 12 वर्ष का होगा तब वह गुरुकुल में जाएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वैश्य का जो बच्चा है वह, जो क्षत्रिय का बच्चा 10 साल में जाता है और वैश्य का बच्चा 12 वर्ष में जाता है। और शूद्रों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस तरीके से जो था ब्रह्मचर्य आश्रम में होता क्या है कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम में जब प्रवेश होता है तो ब्राह्मण के बच्चे के लिए 8 वर्ष उम्र रखी गई थी, क्षत्रिय के बच्चे के लिए 10 वर्ष और वैश्य के बच्चे के लिए 12 वर्ष। जब ब्राह्मण का बच्चा 8 साल का हो जाता था तो वह गुरुकुल में अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। क्षत्रिय का बच्चा 10 साल में जाता था और वैश्य का बच्चा 12 वर्ष में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता था। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है कि 25 वर्ष का होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का होता था। और इसमें जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसके बाल को मुड़वा दिया जाता था, उसके हाथ में दंडी पकड़ा दी जाती थी, दंड की व्यवस्था थी, वह दंड पकड़ाया जाता था और गुरु के सभी आदेशों का पालन करने के लिए उसको जो है सक्षम बनाया जाता था, उसको तैयार कराया जाता था। और इस प्रकार वह अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए गुरु के संरक्षण में 25 वर्ष की आयु तक वह रहता था। 25 वर्ष जब पूरे हो जाते थे तो एक संस्कार कराया जाता था जिसका नाम था समापवर्तन संस्कार। उसमें होता क्या था कि समापवर्तन संस्कार में कि आपकी विद्या कंप्लीट हो गई है, आप जो सीखने के लिए आए थे वह सीख चुके हैं और आपको जो है कि गुरुकुल से निकाल करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे देते थे गुरुजी। और ये कहते थे कि गुरु कहता था कि आप जाइए और शादी विवाह करिए और परिवार को अपने आगे बढ़ाइए और जो भी आपने शिक्षा ग्रहण किया है उसके अनुसार आप अर्थ कमाइए। तो मेनली बात यह है कि 25 वर्ष जब हो जाता था तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, शादी विवाह करता था। और उसके बाद से 25 वर्ष से 50 वर्ष तक एक गृहस्थ आश्रम की एज है कि 25 साल से 50 साल तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम यानी शादी विवाह करके और अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता था। या गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आश्रम व्यवस्था की रीढ़ होता है,
गृहस्थ आश्रम, क्योंकि जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भिक्षाटन करके जो भोजन के प्रबंध करने के लिए जो लोग आते हैं, तो वह गृहस्थ आश्रम के लोगों पर ही, गृहस्थ के ऊपर ही पूरा भार पड़ता है। गृहस्थ आश्रम इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पालन पोषण, बच्चों का लालन पालन सब कुछ जो है कि गृहस्थ आश्रम के ही अंतर्गत होता है। यानी कि संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं गृहस्थ आश्रम वालों के ऊपर ही, क्योंकि सारा बर्डन इनके ऊपर होता है खर्च का। उसके बाद आता है तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में होता क्या है कि व्यक्ति 50 साल की जब उम्र जब पूरी कर लेता है तो वह एक वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल की तरफ प्रस्थान करना। तो जब व्यक्ति जब 50 साल का हो जाता था तो उसको जो है कि वह जंगल के तरफ अपने पत्नी के साथ जंगल के तरफ अपने बच्चों को छोड़ करके चल देता था। इसका जो एज है वह 75 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष तक ये वानप्रस्थ आश्रम की एज है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अकेला भी जा सकता है और चाहे तो पत्नी को साथ लेकर के भी जा सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में जाने का प्रावधान इसलिए है कि अब जो है आपने गृहस्थ जीवन को आप सुख भोग लिया, अब आप जो है ईश्वर में मन लगाइए। और यहाँ पर फिर दोबारा जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग जाते थे वह कहीं ना कहीं फिर यही ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उनसे अपेक्षा की जाती थी, सादा जीवन जीने के लिए बात की जाती थी। उसके बाद से आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में होता यह है कि व्यक्ति जो है 75 वर्ष की जब उम्र जब हो गई उसकी, तो उसके बाद से वह जो है कि ये होता है कि अपने जीवन साथी को वानप्रस्थ में लेकर के गया। लेकिन जो संन्यास आश्रम में इसमें होता है कि अपने पत्नी को छोड़ करके और आप जो है आप दूसरे तरफ जाकर के रहिए और पत्नी कहीं और जाकर के रहेगी। और यहाँ पर जो संन्यास आश्रम में है इसमें है कि आप जो सुख सुविधाएं जो भी आप भुगतते हुए आए हुए हैं, अब उन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दीजिए। ये जो शरीर है जो खा पी करके मोटा ताजा था वह जो है अब उसको जर्जर करने की बात की गई है कि मतलब आप एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम भोजन करिए और अपने शरीर को जर्जर बनाइए और ईश्वर में लीन हो जाइए और ईश्वर में लीन होकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है कि ये 4 भागों में विभक्त है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये हिंदू कल्चर की बात जब हम करेंगे कि भारतीय समाज में जो हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं उनका समाज कैसा रहा है, तो उसमें जो आश्रम व्यवस्था एक महत्वपूर्ण रहा है जिसके बारे में आज हमने चर्चा किया है। उसके अलावा जजमानी व्यवस्था अगले दिन डिस्कस होगा, पंच ऋण है, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में आगे फिर चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।